कोडिंग दिख रहा है? यस सर। कितने कम ऑप्शन है इसमें, कितना नीट क्लीन साफ सुथरा थोड़ा बहुत दिया है इसमें। अब इसमें साइट तो ये आपका डेटा फ्रेम या बोलें कि जो अपन डेटा वगैरह एंट्री करते हैं, इसमें 3 वेरिएबल ये लोग पहले से देते हैं और 200 रोज देंगे। 200 भी नहीं, 50 रो है। अपन 200-300 रो पे काम कर सकते हैं, 500-1000 रो पे काम कर सकते हैं। इसमें अपन डेटा में एंट्री यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। और अपन कोई भी तरह का डेटा इस पे रीड भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ आप डेटा पे जाएंगे, ये आपको कोई डेटा इंपोर्ट करना है तो आप इधर से आए, इंपोर्ट डेटा, है ना। और मैं इसी का एक डेटा ले लेता हूँ कि जो इसी में उपयोग होता हूँ। तो देखते हैं, हम लाइब्रेरी से एक डेटा उठा लेते हैं। जैसे एक मैंने ये डेटा उठाया, ये डेटा आ गया। अब ये सोशियोलॉजी का डेटा है और ये कुछ फैक्टर्स हैं इसमें कि न्यूरोटिसिज्म, है ना, सोशियोलॉजी से रिलेटेड 3-4 फैक्टर है। एक्स्ट्रावर्जन है, ओपननेस है, ओके। फिर आपका एग्रीएबल है, और भी आप देखेंगे तो कंसेंट है, कंसेंटनेस। ये सब न्यूमेरिक वेरिएबल है। और मुझे मान लीजिए इनका डिस्क्रिप्टिव चाहिए एनालिसिस, है ना। एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस में एक्सप्लोरेशन पे जाऊंगा, मैं डिस्क्रिप्टिव पे क्लिक करूंगा, ये पॉपअप ये आ गया विंडो। ये देखिए एक टेबल आ गई डिस्क्रिप्टिव की, समरी की, कि भाई कुल कितनी है ऑब्जर्वेशन, मिसिंग कितनी है, मीन कितना है, मीडियन कितना है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, मिनिमम क्या है, मैक्सिमम क्या है। मैं यहाँ से लेके इसको सेलेक्ट करूंगा, ये दे देगा तो पूरी डिटेल। ओके भी नहीं दबाना है मुझे इसका भी लेना है, ये भी आ जाएगा बगल में, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। कितना आसान। ये तो बहुत बढ़िया है। अब आप ये कॉलम में है, आप इसको चेंज करना चाहते हैं, कॉलम को रो, रो को कॉलम, तो आप कर लीजिए, सब रो कॉलम से कर लीजिए आप। व्हाट इट, तो मतलब यहाँ कुछ हमें सिंटैक्स वगैरह यूज करने की जरूरत कुछ नहीं नहीं करने की जरूरत, कुछ नहीं। है। ऑसम है ये। और भी आपको स्टेटिस्टिक्स चाहिए, आपको मोड चाहिए, सम चाहिए, वेरिएंस चाहिए, वो ऐड हो जाएगा इसमें। तो वेरिएंस भी आ गया, रेंज चाहिए, रेंज भी आ गया। आपको नॉर्मलिटी टेस्ट करना है सबके कि डेटा नॉर्मल है या नहीं है। अपन को आर में सिंटेक्स लिखना पड़ता है, यहाँ कोई सिंटेक्स लिखने की जरूरत नहीं है। नॉर्मलिटी बता रहा है कि पी इज लेस देन 0, लेस देन, ये नॉर्मल। स्क्यूनेस देखेंगे, उससे भी नॉर्मलिटी पता चलती है। देखिएगा स्क्यूनेस 0.27 नॉर्मल, माइनस माइनस 0.00, ओके। तो ये बहुत सी चीजें हम इसमें विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कर सकते हैं, जो भी। और स्टैटिस्टिक चाहिए, प्लॉट बहुत अच्छे फटाफट बन जाते हैं। देखिए प्लॉट बना के बताता हूँ, क्योंकि ये सब कंटिन्यूस डेटा है। तो क्या बनेगा इसमें, कौन कौन से प्लॉट बनेंगे आप बताइए, यहाँ लिखे हुए इसमें से बताइए। हिस्टोग्राम बनेगा, हाँ और, बॉक्स प्लॉट बनेगा, हाँ और, बार प्लॉट भी बन सकता है। नहीं बनेगा बार प्लॉट, अच्छा बार कंटिन्यूस है। प्लॉट, हाँ हाँ, नॉन कंटिन्यूस। डेंसिटी बनेगा, ये नहीं मालूम। हाँ डेंसिटी बनेगा। वायलिन वायलिन बॉक्स प्लॉट का ये ग्रुप है। डेंसिटी वो अपन हिस्टोग्राम में नहीं एक कर्व सा डाल देते हैं। वो तो पॉलीग्राफ वो हो गया ना, नहीं पॉलीगॉन होगा ना जो। नहीं, पॉलीगॉन नहीं, डेंसिटी कर्व बोलते हैं उसको। देखिएगा मैं हिस्टोग्राम बनाता हूँ। जीरो से टीसिज्म का बन गया, एक्स्ट्रावर्जन का बन गया, ओपननेस का बन गया, और एग्रीबलनेस का बन गया, और कंसेंसनेस का बन गया। सिर ये तो हिस्टोग्राम ही लग रहा है। हिस्टोग्राम ही तो बनाया मैंने।
अच्छा अब इस ये, पे हाँ सॉरी, हाँ हाँ, ये आपने हिस्टोग्राम इसी बनाया। पे डेंसिटी करता हूँ, ये डेंसिटी होता है, समझिए। तो सर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और डेंसिटी में क्या डिफरेंस है? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन अलग होता है, वो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से बन जाता है ना। डेंसिटी क्या होता है कि वो डिवाइड करके निकलती है, जैसे मास अपन वॉल्यूम नहीं होता, उस तरीके से निकालते हैं। बताऊंगा मैं डेंसिटी का फार्मूला आपको कैसे निकालते हैं इसमें, ठीक है। बॉक्स प्लॉट देखिए, हम्म, वायलिन प्लॉट, व्हाट है, नाइस सर, तो इसमें तो हमें कुछ भी नहीं करना पड़ रहा। कुछ भी नहीं करना पड़ता। टी टेस्ट निकालना है, मान लीजिए मुझे ये देखना है कि जो आपका इसमें डेटा है, यदि हम डेटा की बात करें तो न्यूरोटिसिज्म और एक्स्ट्रावर्जन के अंदर सिग्निफिकेंट डिफरेंस है कि नहीं है, व्हाट इट, भाई इन दोनों के मीन में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है कि नहीं है। दोनों एक ही व्यक्ति का, ये भी उसी व्यक्ति का है, तो पेयर पेयर टी टेस्ट लगेगा, है ना। तो मैं वो पेयर टी टेस्ट एनालिसिस पे क्लिक किया, टी टेस्ट पे गया, पेयर टी टेस्ट सैंपल मैंने लिया, जैसे ही आया मैंने यहाँ पे खाली सिलेक्ट करने का है, मुझे ये सिलेक्ट किया, दूसरा सिलेक्ट किया, और ये पेयर टी टेस्ट आ गया। देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन न्यूरोटिसिज्म में, एक्सट्रोवर्जन मीन में सिग्निफिकेंट डिफरेंस, व्हाट इट, ये स्टैटिस्टिक है और उसके बाद फिर डीएफ। इन्फ्रेंस इन्फ्रेंस एनालिसिस किया है। डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो, ओके। Statistics is the t value, it is the t value, and this is the degree of freedom, it is n minus 1, 500 का डेटा है, तो 500 minus 1 499, this is the p value। अभी अपन ये सब समझेंगे इन्फ्रेंशियल में। तो ये टूल में मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ इस बार नया। सर इसकी लिमिटेशन सिर्फ ये है कि ये बिग डेटा पे काम नहीं कर सकता। हाँ, बिग डेटा, बड़े डेटा पे काम नहीं, इसके अपने लिमिटेशन है, इन्फ्रेंशियल तक है, लिमिटेड है सर इसके क्या। वर्जन्स नए आने लग जाएंगे तो फिर तो ये अपडेट हो जाएगा, फिर तो हाँ, शायद धीरे बिग धीरे डेटा। अपडेट कर रहे हैं क्योंकि ये ओपन सोर्स है, फ्री है। और ये जो है सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि जैसे जो मूवी का मैं भी तैयार कर रहा था इसका, ये लॉट्स ऑफ टूल, ये सब टूल एनालिसिस में यूज होते हैं, है ना। एक इन्होंने जेएसपी भी बनाया था, जेएसपी बनाया था, वो सेम ऐसा ही जमोवी जैसा है, पर जमोवी ज्यादा इम्प्रूव्ड है। इन्हीं लोगों ने बनाया था, सेम लोगों ने जेस बनाया, सेम लोगों ने जमोवी बनाया। ये वो टूल है जमोवी। जब ये अपन ने देखा, हम डेटा भी यहाँ ले सकते हैं, डेटा भी दिखे, ये इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। इसके मैंने सब बताया। ये तीन लोग हैं, जोनाथन लॉ और डेमन ब्रोकमैन और रवि सेलकर, इन तीनों ने मिलके ये बनाया है। सर टैब्लू में कर सकते हैं इस टाइप का स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जो आप कर रहे हैं जमोगी में? नहीं, इन्फ्लुएंशियल नहीं कर सकते, डिस्क्रिप्टिव तो हो जाता है ना। ये जो डिस्क्रिप्ट, प्लॉट्स जो आप बना रहे थे हाँ, या मीन प्लॉट टेबलू मोड में बन जाते हैं, टेबलू में बन जाते हैं, पावर बीआई में भी बन जाते हैं। हम्म तो पावर इस टूल में बीआई ऐसा क्या में है जो उसमें नहीं बन किसमें, सकता? जमोगी में क्या है जो टैब्लू में नहीं हो सकता? जो इन्फ्लुएंशियल एनालिसिस अपन कर रहे थे, टी टेस्ट वगैरह, टी टेस्ट वगैरह तो वो हाँ, फंक्शंस अवेलेबल नहीं है उसमें? वो नहीं, टेबलू विजुअलाइजेशन टूल है। अच्छा। टेबलू और पावर बीआई, जैसे मैं आपको पावर बीआई का भी एक ग्लिम्स दिखाता हूँ, थोड़ा सा आपको टूल से परिचित हुए थोड़े, है ना, क्योंकि हमें टूल सेंटर नहीं रहना है कभी भी। यदि आप टूल सेंट्रिक हैं तो आप नहीं कर पाएंगे किसी भी, मतलब एनालिसिस में फिर वो मजा नहीं आता। टूल के आपको नॉलेज होने, हाँ क्या क्या टूल, मतलब कुछ जनरल टूल जो है, टूल तो बहुत है, सैकड़ों टूल है डेटा एनालिटिक्स के, कितने सीखेंगे।
जैसे टेब्लू देखा था वैसे एक पावर बीआई है, टेब्लू के पहले आया था, ये माइक्रोसॉफ्ट का है। ये कमाल का टूल है पावर बीआई भी, टेब्लू से बहुत एडवांस है ये। टेब्लू एक लिमिटेड है, इसमें आप 250-300 तरह के ग्राफ्स बना सकते हैं और लगभग आप 1000 के लगभग जो डेटा है अलग अलग टाइप से आप इस पर ले सकते हैं, फैच कर सकते हैं, मोर देन थाउजेंड्स। ये देखिए ये पावर भी है, ये टेब्लू का भाई है, बड़ा भाई है ना। अब यहाँ मैं कोई डेटा लेता हूँ, जैसे ये खुल गया, जैसे टेब्लू में भी पेज खुलता था। अब मैं कोई डेटा लेना चाहता हूँ, मैं यहाँ जाऊंगा, यहाँ से भी डेटा इंपोर्ट कर सकता हूँ, है ना। मैं इसी का कोई डेटा लेके काम करूँ तो वो ज्यादा अच्छा है ना। तो मैं देखता हूँ कि इसके अंदर भी कुछ डेटा होगा, ये सब डेटा मैं ले सकता हूँ। वो डेटा फेड से, वेब से, टेक्स्ट फाइल, अजूर एनालिसिस सर्विस, डेटाबेस से, एसक्यूएल से, पावर बीआई डेटा सेट, एक्सेल। तो ये अपन देखते हैं क्या क्या है। सॉरी, मैं वो डेटा सेट जो है मैंने कहीं सेव कर रखा है, वहां से इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट कर लेता हूँ उसको, एक्सेल CSV फाइल है, मैं उसको इंपोर्ट करता हूँ। ये डेटा में जा रहा हूँ, एक्सेल CSV है, देखते हैं। ये टैब्लू नहीं है क्या? ये पावर बीआई, पावर बीआई, अब ये क्या चीज है? ये भी विजुअलाइजेशन टूल है और ये टेब्लू से थोड़ा एडवांस है और थोड़ा इजी है। एक सेकंड में जरा डेटा चेक कर लूं मेरे पास। सर एक तो क्लास आप टूल्स पे लेंगे? करेंगे, ये just सब उनको टूल भी use- रहेंगे अपन को, ये सब टूल भी रहेंगे, ये सब टूल अपन को करना है। सुपर स्टोर का डेटा ले लेते हैं, है ना, जो कि पावर बीआई में है। कौन सा है वही तो देखना था मुझे, फाइल कौन सा, एक्सेल फाइल है, ये चेक करना पड़ता है ना। ये देखिए सुपर स्टोर का डेटा है, सुपर स्टोर यानी अमेजोन वगैरह जो होते हैं ना मैडम, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उस टाइप का डेटा है, फ्लिपकार्ट, अमेजन, है ना, उस तरह का डेटा है। अब किसी भी डेटा को इससे कनेक्ट कर सकते हैं। अब इस डेटा में क्या है, बहुत सी फाइलें हैं, ऑर्डर फाइल है, पीपल रिटर्न्स, है ना। तो मैं ऑर्डर फाइल पे क्लिक कर रहा हूँ और इसको लोड कर रहा हूँ। मल्टीपल फाइल लोड कर सकते हैं टेब्लू में भी, इसमें भी। ये डेटा है मेरा, देखिए कि रो आईडी, ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, शिप मोड, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, सेगमेंट, कंट्री, रीजन, सिटी, स्टेट, पोस्ट कार्ड, ये सब दिया। ये मेरा डेटा, मैं ग्राफ बनाना चाहता हूँ इस पे सोचो, और मैं ये डेटा, ये पूरे वेरिएबल मुझे यहाँ दिख रहा है, वो राइट। ये ग्राफ्स है, मुझे जो भी ग्राफ्स, मान लीजिए मुझे एक ग्राफ बनाना है बार प्लॉट, तो मैंने ये कॉलम चार्ट को डबल बार क्लिक किया, या अभी खाली मैंने प्लेटफॉर्म बना देंगे, मुझे भैया ये बनाना है। अब इसमें कैटेगरी में मैं दे देता हूँ सब कैटेगरी, है ना। सब कैटेगरी देखिए एक्सिस में दे रहा हूँ मैं, या एक्सिस है,
ओके, सब कैटेगरी एक्सिस में आ गया। ओके, और सेल्स मैं दे देता हूं। ओके, सेल्स में दे देता हूं वैल्यूज। देखिए बन गया। हम्म, कुछ करना ही नहीं पड़ा, तो ये तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, बस इधर उधर ड्रैग करके हो गया काम। बस ये ड्रेप का ही पूरा काम है। अब इसमें ये बहुत छोटा दिख रहा है ना, ये नीचे आप देख रहे हैं ना एक्स एक्सिस में जो भी है, तो मैं इसको क्या करूँ, बड़ा करूंगा। तो ये टूल होता है फॉर्मेट करने का। मैं यहाँ गया और एक्स एक्सिस पे मैंने क्लिक किया और मैंने ये फोन का साइज बढ़ाया, देखिएगा दिखने लगा। हम्म, मैं यस। फोन का कलर भी चेंज कर सकता हूँ। ओके, मैं इसका फॉन्ट भी चेंज चेंज कर सकता हूँ। मतलब बहुत से चीजें हम इसके अंदर कर सकते हैं। ये टूल है बहुत। इसमें यदि मुझे यहाँ और मैं लेता हूँ कि मान लो मुझे इसमें कैटेगरी भी चाहिए, कुछ और भी चाहिए स्टैक डायग्राम बनाना है, तो मैंने रीजन लिया और रीजन को उठा के डबल क्लिक कर दिया, ये रीजन भी बता रहा है। अब बता रहा है सेल्स बाय सब कैटेगरी एंड रीजन। ये तो सब कैटेगरी और ये सब रीजन है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, ये रीजन आ गया, वेस्ट रीजन। अब मुझे इसमें नंबर चाहिए, इसमें वैल्यूज भी चाहिए, वैल्यूज भी चाहिए भाई। तो कुछ नहीं करूंगा मैं, रीजन जो है रीजन पे करना चाहिए, नहीं रीजन नहीं, मैं पहले इसको बंद कर दूं, ये बंद करना पड़ेगा। देखिए डेटा लेबल्स मेरा ऑफ है, ये डेटा लेबल्स है। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करता हूं, आपको नाम पूरा दिखेगा। दिख रहा है डेटा लेबल्स, मैंने इसको ऑन किया, नंबर आ गए इन सब में, देखिएगा अभी वैल्यूज आ गई इनकी। गॉट इट, ये वैल्यूज आ गया, चाहे तो थोड़ा सा बड़ा कर लें। दिख रहा है, दिख रहा है आप। ऐसा। अब मान लीजिए मुझे खाली ये और ये चाहिए। क्या चाहिए, 99 के और 53 के, मतलब 53 के मुझे एसेसरीज जो कॉपीज हैं, कॉपियर्स की कैटेगरी, और ईस्ट की कॉपी, कॉपियर्स की क्या सेल हुई है, ईस्ट में कॉपियर की क्या सेल हुई है, और वेस्ट में फोन्स की क्या सेल हुई है। देखिएगा काफी अलग डेटा है। मैं खाली इनको कंपेयर करना चाह रहा था, भाई मुझे नहीं चाहिए दूसरे, मुझे ये चीज पूछ रहा हूँ। आप तो मुझे बताओ कि भाई इसके कॉपियर की वहां कितनी सेल हुई है और वहां पे ये कितना हुआ है। दिस इज ब्रिलियंट, आपने बस उसको हाईलाइट किया, दैट्स ऑल। बस उसको क्लिक किया और उसी पे एक पे जाके राइट क्लिक करके मैंने सिलेक्ट कर लिया ऑप्शन। और ये जो डेटा है, इसके पीछे जो डेटा है जो फिल्टर हुआ है, हम करते हैं ना आर में फिल्टर करते हैं, जी प्लॉट टू से, वो डिप्लायर से फिल्टर करते थे ना डेटा, ग्रुप बाय और फिल्टर ये सब करते थे। अब वो डेटा मान लो इसके अंदर जो फिल्टर हुआ है ना डेटा, मुझे अलग चाहिए, वो डेटा भी चाहिए एक्सेल सीट में। कुछ नहीं करूंगा, मैं यहाँ जाऊंगा एक्सपोर्ट डेटा, ये साहब आ गया वो डेटा मेरे पास, जो मैंने कर लिया हुआ है पहले। मैं बताता हूँ।
ये मैंने कुछ और लिया था, मैं उसी को लेता हूँ वापस। उसी को रिप्लेस करता हूँ। शायद लिया नहीं होगा इसने, ओपन थी ना फाइल, दोबारा करना पड़ेगा। ये इतना है, ये इतना है, इसने बता दिया। इसमें एक चीज और होती है, वही मैं देखना चाह रहा हूँ। ये टेबल की तरह होता है। मैंने पूरा डेटा भी एक्सपोर्ट किया है इससे। तो ये अपन देखेंगे बाद में इसको और डिटेल में। बहुत आसान टूल है, अच्छे टूल है, काफी काम हो जाता है इससे। करीब 250-300 तरह के ग्राफ्स हम लोग बनाते हैं इसमें। काफी अलग अलग तरह के, आप सोच भी नहीं सकते ऐसे ग्राफ्स इसके अंदर बनते हैं। बाकी विजुअल्स के नाम लिखना पड़ेंगे, ये आ जाएगा। बहुत विजुअल्स हैं इसमें। तो सर हम जो ईडीए कर रहे हैं और जो हमारी आगे जो हम टॉपिक्स कवर करेंगे उसको इन्हीं टूल्स के थ्रू कर सकते हैं क्या? ये बहुत हाँ, सिंपल और देखिएगा विजुअल है। आपको टूल से तो कभी माइंड होना ही नहीं है कि ये चीज इसी मैं पाइथन पे कर रहा हूँ, आर पे कर रहा हूँ तो पूरी चीज आर पे करूंगा, ये तो होता ही नहीं कर। भाई आपको कुछ चीजें आप बहुत जल्दी निकाल लेते हो दूसरे टूल पे, तो आप उस टूल पे जाओ। काहे को आप पर्टिकुलर टूल पे आप डिपेंड कर रहे हो? तो आरपी की विजुअलाइजेशन एक्चुअली डिपेंड है। आर का अपना उपयोग है, जो अपन आर करते हैं आर के अपने उपयोग है कि आर जो है हमें मल्टी डायमेंशनल ग्राफ देता है, बट अपने मल्टी डायमेंशनल पावर बीआई में भी हो जाता है ना। और सबका एक अपना इम्पोर्टेंस है, आर का अपना इम्पोर्टेंस है। कुछ ग्राफ जो हम इस पे नहीं बना सकते वो आर पे बनते हैं, क्योंकि कोडिंग है, कोडिंग में बहुत सी चीजें संभव होती हैं हमारे साथ। और पावर बीआई को आपको हर महीने अपडेट करना है, सबसे बड़ी चीज। हर महीने कुछ नया आता है उसमें, है ना। तो कैसे अपडेट करते हैं वो सब मैं बताऊंगा आपको जब पावर बीआई करेंगे। ये सब टूल क्या है, धीरे धीरे लर्न हो जाएंगे सब। पावर अभी बीआई एक, कवर करने वाले हैं सर हम। हाँ टैबलू करेंगे, उसके बाद पावर बीआई का भी ये बेसिक मैं बता दूंगा। 2-3 क्लास में हो जाएगा कवर, है ना। सर टूल आपका आपका है। जम्मू का जब सेशन होगा तो बता दीजिएगा। जम्मूवी का सेशन है, आज से वो चालू हो रहा है। मेरा है 19 से 21, 4 से 5। 20 19th to 21st। हाँ, और आप, मैं चाहूंगा रित्या जी यदि आप आज से टाइम निकाल, क्योंकि आपको पीएचडी का थीसिस भी लिखना है। सर प्रोजेक्ट लिखने प्लीज पीएचडी हाँ, मत बोलिए। हाँ प्रोजेक्ट, सॉरी प्रोजेक्ट आपको लिखना है। तो बहुत सी चीजें जो हैं वहां पर आपको क्लियर होंगी। ओके ठीक है सर, ये 4 to क्योंकि 5 है ना यू सेड। हाँ, फोटो मैं अभी भेज रहा हूँ, उसके कुछ टाइमिंग 3 से भी है, एक आध दिन 3 से भी है। और बस चार्जेस कोई ज्यादा नहीं है वहाँ। एक सेकंड। देखिए मैंने भेजे हैं दोनों, शेड्यूल भी भेजा है व्हाट्सएप पे। आज 4 से 5 है, कल 3 से 4 है। 3 से 4 और 3 से 5, मतलब 3 से 5 ही है। 3 से 4, 4 से 5 कल। परसों
भी 3 से 5 है और फिर इसके बाद 4 से 5 है मेरा सेशन। ठीक है सर, मिल गया ये तो। ना इसमें क्या आपको थोड़ा सा, आप लोग यदि अटेंड करते हैं सभी लोग, तो रिसर्च जो अपन इन्फ्लुएंस एनालिसिस पढ़ रहे हैं क्या, इसका आपको इम्पोर्टेंस समझ में आएगा। क्लियर? ये सर। आप दूसरे लोगों से भी सुनेंगे ना इस चीज के बारे में, है ना, उनका नजरिया अलग है, मेरा एक व्यू अलग, हर पॉइंट अलग होता है, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ क्या है ये, है ना। तो यहाँ पर आप आर, जब आपका आर का है उसके साथ ही आप ये सारा कवर करने वाले हो? नहीं, क्या है, एक्चुअली वो लोग चाह रहे थे मुझसे एसपीएसएस, है ना, मैंने कई वर्कशॉप दी हैं वैष्णव में, तो वो चाह रहे थे एसपीएसएस, तो मैंने क्या, एसपीएसएस मैंने अभी 6 साल से छोड़ा ही नहीं, उस सॉफ्टवेयर को देखा ही नहीं, तो मैंने क्या, मुझे सब दोबारा बनाना पड़ेगा, उसका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वगैरह सब कुछ, तो वो फिर मैनेजमेंट ने डिसाइड किया था आर पे ही करें अपन। जब आर पे मेरा था कि 6 दिन कर लेंगे, इन लोगों ने कर दिया 3 दिन। जब 3 दिन किया तो मैंने क्या करा, 3 दिन में आर तो पॉसिबल नहीं है, आप बताइए आर पॉसिबल है क्या 3 दिन में? बेसिक कमांड में ही लग जाता है टाइम, बेसिक सिंटेक्स लिखने, फिर डिस्क्रिप्टिव बताना है, इन्फ्लुएंशियल बताना है, इज इट पॉसिबल? और थ्योरी भी देना है उनको थोड़ी। तो मैंने क्या, क्यों ना मैं पहले था जेएसपी पे कि जेएसपी से बता दूं, फिर मैंने कहा नहीं यार, जोमोवी भी आया, अपन जोमोवी पे बता देते हैं। तो अभी उनको भी नहीं मालूम मैं क्या टूल यूज करने वाला हूं, है ना, क्योंकि जहां प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखते हैं लोग, वहां घबरा जाते हैं एकेडमिशियन, अरे यार ये कोडिंग लिखना पड़ेगा, बैकफुट हो जाए। जब उनको ये नया टूल जेमोवी मिलेगा जो कि एसपीएसएस से कंपेटिबल है, एसपीएसएस को पछाड़ के 300 यूनिवर्सिटीज में यूज हो रहा है आज की डेट में जेमोवी, इंटरनेशनल लेवल पे, और धीरे धीरे ये एसपीएसएस को किक आउट करता जा रहा है सब जगह, क्योंकि ये फ्री है, एसपीएसएस लाइसेंसिंग, और फ्री के साथ साथ बहुत इजी है, बहुत इजी, इसको आर से इंटीग्रेट कर सकते हैं, बहुत से काम कर सकते हैं इसमें, ऐसा नहीं है कि बहुत लिमिटेड है, इसमें कर सकते हैं, पर उसके लिए आपको आर आना जरूरी है। इसमें हर चीज की कोडिंग आर पे ले जा सकते हैं और आर से भी उस चीज को प्रिंट कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, मतलब आर से पूरा, ये आर का ही रूप है एक प्रकार से, उसको एक आईडी दे दिया है, जैसे अपन आर स्टूडियो यूज करते हैं वैसे ही जमो भी हो गया, ठीक है। तो ये चीज है, तो मैं इस बार सोचा कि नहीं यार, इस बार कुछ नया टूल रिप्रेजेंट करते, जमो भी करते, आप भी एक दो टूल सीख जाओगे ना, उसके बाद कोई नया टूल लर्न करने में आपको टाइम नहीं लगेगा, मुझे नहीं लगता टाइम, मैं 1 घंटे में जमो भी सीखा हूँ, तो कंसेप्ट तो सब मालूम है ना, बस मैंने देखा कि टूल में क्या क्या है और उसका पीडीएफ डाउनलोड किया और पढ़ा, समझ गया, वो करके देख लिया मैंने। सर हमारे आगे 1-2 हफ्ते के क्लासेस किस टॉपिक्स पे हैं? अब इन्फ्लुएंशियल है अपना जी। इन्फ्लुएंशियल में क्या कवर होगा, मतलब थोड़ा इन्फ्लुएंशियल सा में तो। हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होता है देखिएगा, अच्छा ये जो कि आप स्क्रीन पे कुछ, दिखा रहे हैं। हाँ जो अब ये अपन चालू करें, ये रहेगा पूरा, ये तो मैंने टूल वगैरह ये बीच में बता दी, मेन तो अपना ये जो स्लाइड है यही है। तो हम आते हैं अब इन्फ्लुएंशियल पे, पूरा डेफिनेशन के हिसाब से देखते हैं। हम बात करते हैं स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस का क्या मतलब होता है। It is a process of using data analysis to deduce properties of an underlying distribution of probability. तो प्रोबेबिलिटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहीं अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, डिड्यूस प्रॉपर्टीज ऑफ एन अंडरलाइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी, जो भी डेटा है उसका।
वो उस पे फिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो इन्फ्लुएंस हम लोग चेक करते हैं। इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स बस प्रॉपर्टीज ऑफ ए पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की प्रॉपर्टी को इन्फर करता है सैंपल के थ्रू। जो हम सैंपल लिए, हम पहले ही मान एजम्पशन रहता है कि किसी पॉपुलेशन से आए, और ये सैंपल की जो प्रॉपर्टी है पॉपुलेशन की प्रॉपर्टी को हमारे सामने इंट्रोड्यूस कर रही है। फॉर एग्जांपल बाय टेस्टिंग हाइपोथेसिस एंड ड्राइविंग एस्टिमेट्स, और उसी से हम पता करते हैं कि यार जो हमने कंजक्चर लिया है, जो हमने एजम्पशन माना है, वो ट्रू है या फॉल्स है, उसको चेक करते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग के थ्रू, है ना। उसके लिए हम लोग हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करते हैं। इट इज अज्यूम दैट द ऑब्जर्व्ड डेटा सेट इज सैंपल्ड फ्रॉम ए लार्जर पॉपुलेशन, ये पहले ही माना जाता है। अब इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स कैन बी कंट्रास्टेड विद डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, के साथ कंट्रास्ट होती है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स सोली कंसर्न विद द प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑब्जर्व्ड डेटा, इसमें जो भी प्रॉपर्टी होती है, जो कुछ डेटा है वो ऑब्जर्व्ड डेटा है आपके पास, है ना। And it does not rest on the assumption that the data came from larger population. Descriptive analysis में हमें कोई मतलब नहीं था कि किस population से आया है नहीं आया है, हमें कोई मतलब देना देना नहीं है, ये मेन चीज है। मशीन लर्निंग पे भी नहीं जाएंगे। अब बेसिक डिफरेंस देखें इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स और हाइपोथेसिस टेस्टिंग में। इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स इज यूज्ड टू फाइंड सम पॉपुलेशन पैरामीटर, है ना। मोस्टली पॉपुलेशन मीन, पॉपुलेशन का जो मीन है वो पैरामीटर कहलाता है, पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन है वो भी पैरामीटर कहलाते हैं, पर जो सैंपल का मीन है वो स्टैटिस्टिक्स कहलाता है, सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन स्टैटिस्टिक्स कहलाता है। पॉइंट समझ में आ रहा है आपको, है ना। सॉरी, पॉपुलेशन का मीन आपने बोला क्या कहलाता है? पैरामीटर, पैरामीटर ठीक है। पॉपुलेशन का जो भी आएगा, जो भी हम कैलकुलेशन करेंगे स्टैटिस्टिक्स में, वो पैरामीटर कहलाएंगे। क्लियर। और जो सैंपल का करेंगे वो स्टैटिस्टिक्स कहलाएंगे। गॉट इट। समझ में आया डिफरेंस? हाँ जी। अरे यार कोई बोलता ही नहीं है। यस सर, यस सर। हाँ बस इतनी ही बोलती है, बाकी तो सेलू तो पता नहीं बिल्कुल टेप लगा के बैठती है, वो मुंह पे टेप लगा रहता है, बोलना ही नहीं कुछ। थोड़ा बहुत आप, क्योंकि मुझे यहाँ नहीं दिखता कि कौन समझ रहा है नहीं समझ पा रहा है, इसलिए मैं पूछता हूँ। मुझे आपके यहाँ प्रेजेंस भी नहीं दिखती, खाली मेरी स्लाइड दिखती है। एक्चुअली ये किसी भी टीचर के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग, थोड़ा नहीं एक्चुअली काफी डिमोटिवेटिंग होता है। मैं भी जब अपनी क्लासेस लेती थी तो सर आप तो नहीं करते, बट मैं तो वीडियोस मैंडेटरी करती थी क्योंकि समझ नहीं आता है मैं अदरवाइज। इसलिए नहीं करता हूँ, मॉर्निंग टाइम रहता है मैडम, हाँ। सब अपने हिसाब से कंफर्टेबल जोन उसमें रहते हैं। नहीं एब्सोल्युटली, आप पढ़ा पा रहे हो सर, मैं है नहीं ना? पढ़ा सकती। आई कांट टीच टू द वॉल, ये बहुत तो डिस्करेजिंग हो जाता है एक्चुअली। हाँ, इसमें क्या है, इसलिए मैं थोड़ा सा इंटरेक्शन आपकी तरफ से चाहता हूँ। हाँ ना, नहीं तो क्लास में सब भग गए, जैसे हम लोग भग जाते थे स्कूल में, अटेंडेंस लगी, खिड़की से कूदे और भग गए पीछे वाली। क्या हिंदी के पीरियड तो कभी अटेंड ही नहीं करते, वो अटेंडेंस यस मैडम, और उसके बाद यस मैडम के बाद गोल, क्या खिड़की से सर आप कूद भी के करते थे क्या सर? हैं, करा आप भी बहुत करते किया। थे? हाँ बहुत किया। हिंदी का लेक्चर तो अटेंड ही नहीं किया, भग जाते थे कूद के। फर्स्ट फ्लोर पे था, वहां से कूदते थे हम लोग, कॉरिडोर मतलब वो होता है ना एक ऐसा स्लेब, और वहां से नीचे भग जाते थे। वो हुआ संस्कृत का पीरियड हुआ, भग जाते। मैडम को भी मालूम था, साले सब बदमाश होगा, ग्रुप पे 7-8 लोग हो गए, इनका तो साले इनको रोकना भी कोई मतलब नहीं, रोकेंगे तो और परेशान करेंगे क्लास में मुझे, क्या। तो वो भी ध्यान नहीं देते थे, जाओ भगवान, तो अटेंडेंस लगा दी। तो इन्फ्लुएंशियल को अपन और समझते हैं। एक तो ये पॉपुलेशन पैरामीटर की बात करता है। सो यू स्टार्ट द सैम्पलिंग एक्टिविटी एंड फाइंड आउट द सैंपल मीन। अब आप क्या करते हैं कि सैम्पलिंग करते हैं, पॉपुलेशन में से रैंडम लेते हैं सैंपल को, और उसका सैंपल मीन, देन यू एस्टिमेट द पॉपुलेशन मीन, और उसके बाद आप पॉपुलेशन मीन को एस्टिमेट करते हैं फ्रॉम द सैंपल मीन यूजिंग द कॉन्फिडेंस इंटरवल। एस्टिमेट करते हैं मतलब आप कंपेयर करते हैं। पॉपुलेशन का मीन आपके पास है, आपने सैंपल लिया, सैंपल का मीन निकाला, फिर देखा कि हाँ उसके मीन में डिफरेंस है या नहीं है सिग्निफिकेंट। तो यहाँ उस पे जो आप पॉपुलेशन का बता रहे हैं, ये जस्ट एग्जांपल है कि ये ऑलवेज पॉपुलेशन के बारे में ही रहेगा। हाँ, लेते सैंपल है पॉपुलेशन में से। हाँ, यदि आपका मीन और पॉपुलेशन मीन में डिफरेंस है
तो वो सैंपल रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है पॉपुलेशन को। व्हाट इट सिग्निफिकेंट डिफरेंस है ना? यहाँ पर ये स्टैंडर्ड एरर और ये सिग्निफिकेंट डिफरेंस ये सारा कुछ इधर ही आएगा ना? सब इधर ही आएगा पूरा, है ना? ये इन्फ्रेंशियल एनालिसिस है, स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। अब हाइपोथेसिस टेस्टिंग उसी का एक पार्ट है। सो इट इज यूज्ड टू कंफर्म योर कंक्लूजन, अपने कंक्लूजन को कंफर्म करने के लिए, अबाउट द पॉपुलेशन पैरामीटर विच यू नो फ्रॉम द ईडीए और योर इंट्यूशन से आप जानते हैं कि पॉपुलेशन पैरामीटर क्या है, पॉपुलेशन का मीन क्या है, ये आपको दिया गया है। थ्रू हाइपोथेसिस टेस्टिंग you can determine whether there is enough evidence to conclude if the hypothesis about the population parameter is true or not. जो पॉपुलेशन पैरामीटर है वो सही है या नहीं है, आप उसको चेक कर पाते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग के थ्रू। जैसे देखिएगा, मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं कि एक बहुत सिंपल एग्जांपल लेते हैं अपन इसमें। कोई क्लेम करता है कि मैं 50 किलोमीटर साइकिलिंग कर सकता हूं, कोई भी XYZ, मैं एवरेज 50 किलोमीटर साइकिलिंग करता हूं, ये उसने बोला अपन। मतलब वो डेली साइकिलिंग करता है मॉर्निंग, कभी ज्यादा भी जाता है कभी कम भी जाता है, बोलता मैं डेली 50 किलोमीटर एवरेज साइकिलिंग करता हूं। हमें उसकी बात पे विश्वास नहीं, ये पॉपुलेशन मीन बोल रहा है, वो जो क्लेम कर रहा है दैट इज द पॉपुलेशन। हम बोलते हैं यार हम नहीं मान सकते, आप साइकिलिंग करके बताओ। वो पहले दिन साइकिलिंग करता है 20 किलोमीटर, दूसरे दिन साइकिलिंग करता है 25 किलोमीटर, तीसरे दिन फिर 23 किलोमीटर, ऐसे करके हम उसका 10 दिन का रिकॉर्ड चेक करते हैं। गॉट इट? और हम उसका एवरेज लेते हैं। तो ये जो 10 दिन हमने उसको टेस्ट किया, ये क्या था? सैंपल था। गॉट इट? अब समझ में आ रहा है सैंपल? और जो उसने क्लेम किया था वो पॉपुलेशन पैरामीटर था। पॉइंट समझ में आ रहा है आपको? जो क्लेम किया वो पॉपुलेशन पैरामीटर था, वो पॉपुलेशन पैरामीटर। और जो हमने सैंपल लिया, उसका टेस्टिंग करी, 10 दिन साइकिल चलवाई, ठीक है, वो सैंपल हुआ ना भाई, ऑब्जर्वेशन है हमारा, वो स्टैटिस्टिक्स हुआ, राइट? स्टैटिस्टिक्स हुआ। एक सेकंड ले लेगा बेटा, हो गया। तो यहाँ जो स्टेटमेंट है हाइपोथेसिस टेस्टिंग में, दूसरा वाला, थ्रू हाइपोथेसिस टेस्टिंग वी कैन डिटरमाइन वेदर देयर इज इनफ एविडेंस टू कंक्लूड द हाइपोथेसिस अबाउट द पॉपुलेशन पैरामीटर इज ट्रू और फॉल्स। उसने जो क्लेम किया है वो सही है गलत है, वो पता करने के लिए हमें पता चल गया ना उससे। तो उसी वही हमारी हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती है कि भाई वो डिफरेंस जो आ रहा है मीन में, जो क्लेम कर रहा है, जो हमने ऑब्जर्व किया है, उनमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस होगा तो उसका क्लेम बेकार हो गया। व्हाट इट? यदि सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं होगा तो हाँ वो सही कर रहा है क्लेम। व्हाट इट? मान लो एवरेज वो बोल रहा था 50 और अपने पास एवरेज आता 45, है ना? उसने क्लेम किया था 50 और हमारा एवरेज आता 45। तो फिर हम इसको कैसे डिसाइड करते कि नहीं यार ये सही बोल रहा है, डिफरेंस तो कम है। हाँ, यदि वहां 25 किलोमीटर आता और उसने क्लेम किया 50, तो हम तो सीधे से समझ रहे हैं यार गलत बोल रहा था। पॉइंट समझ रहे हैं आप? बड़ा डिफरेंस है, साफ दिख रहा है। पर यहाँ छोटा डिफरेंस हो तो हमें फिर टेस्टिंग करना जरूरी हो जाता है। व्हाट इट? इफ देयर इज स्मॉल डिफरेंस देन वी हैव टू टेस्ट कि हाँ ये सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं है, तब टेस्टिंग की जरूरत पड़ती है। हाँ, ये सब ये समझ में आया भाई? सर तो मैं पूछ रही थी कि कितना डिफरेंस एक्सेप्टेबल रहेगा।
वही उसी के लिए तो टेस्ट करते हैं, वही तो लिमिट निकालते हैं टेस्टिंग में, वही बताऊंगा मैं आपको, है ना। वही तो अपन को आगे इसमें समझना है कि हम कैसे वो डिसाइड करेंगे कि कितना होना चाहिए, कितना एक्सेप्टेबल है, कहाँ रिजेक्ट करना है उसको। So both these models have a few similar concept. Inferential statistics की बात करें, hypothesis testing की बात करें, so don't confuse terminology using in hypothesis testing with the inferential statistics. अब हम hypothesis tested starts with the formulation of two hypotheses. एक null hypothesis और एक alternate hypothesis, दोनों एक दूसरे के opposite होती हैं। null hypothesis the status quo, है ना, जो वो बोल रहा है वो सत्य है, वो सही है, वो सही। स्टेटस को लैटिन वर्ड है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस द चैलेंज टू स्टार्ट, चैलेंज टू द स्टेटस को, उसको चैलेंज करना। वो जो मतलब मैं नल हाइपोथेसिस को आपको इसमें करके बताता हूँ स्टेटमेंट। वो बोल रहा है कि भैया मैं 50 किलोमीटर एवरेज रन करता हूँ, तो म्यू इज इक्वल टू 50। समझिएगा पॉइंट, मैं यहाँ लिख के बताता हूँ। थोड़ा सा डीप में जाएंगे अपन, पर स्लो स्लो हर चीज को लेंगे इसमें, और आर पे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, कॉन्सेप्ट को समझने में टाइम लगना है, थ्योरी थोड़ा इसमें ज्यादा है, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। नल हाइपोथेसिस एच नॉट से यूज करते हैं, जो नल हाइपोथेसिस है इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, और वो जो क्लेम कर रहा है म्यू, वो क्लेम कर रहा है 50। व्हाट इट ओके, तो हम वो जो उसने क्लेम किया उसी को हम मानते हैं, और वही हमारा नल हाइपोथेसिस होता है, द स्टेटस को। आप देखेंगे जज कोर्ट में जो नल हाइपोथेसिस रहती है वो अति इनोसेंट है, सामने वाला जज ये मान के चलता उसको कि वो इनोसेंट है हमेशा। और न अल्टरनेट हाइपोथेसिस होती है कि वो गिल्टी है। व्हाट इट, है ना। ओके, जब तक सिद्ध नहीं हो जाए तो जज तो यही मान के चलेगा ना, जो स्टेटस है उसी को मेंटेन रखना, दैट इज द स्टेटस क्वो। ओके, उस स्टेटस को चैलेंज देना वो अल्टरनेट हाइपोथेसिस। डज इट मेक सेंस टू। अब अल्टरनेट हाइपोथेसिस H1 लिखते हैं, HA भी लिखते हैं कई लोग, तो हम बोलेंगे इट इज नॉट इक्वल टू 50। बात समझ में आए। सर नॉट इक्वल टू 50 मतलब फिर कुछ भी आए 50 हाँ, से कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, यहाँ दोनों चीजें। यहाँ पे तो डिफरेंस हम ले नहीं रहे फिर इस केस में, राइट? थोड़ा हाँ सा भी डिफरेंस वी आर नॉट एक्सेप्टिंग, राइट? हाँ, मतलब सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, इसका मतलब ये होगा कि इस नॉट इक्वल टू मतलब डिफरेंस है। नॉट इक्वल टू का मतलब क्या हुआ, डिफरेंस है। इक्वल टू का मतलब डिफरेंस नहीं है, तो यहाँ इक्वल टू जो है ना वो सिग्निफिकेंट डिफरेंस की बात करें अपन, है ना, खाली डिफरेंस नहीं, क्या है, सिग्निफिकेंट, विशेष। तो सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, म्यू इज इक्वल टू 50, है ना, एग्जैक्ट की बात नहीं कर रहा हूं कि जो, तो सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, यहां बोलेंगे कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस। ओके, तो ये प्रूफिंग हमें करना है सिंगल सैंपल, हम इसको बोलते हैं सिंगल सैंपल टेस्ट, उसमें ये होता है। तो कंसेप्ट आपको समझना है यस सर। कि जो सामने वाले क्लेम कर रहा हम उसी को मानेंगे कि हाँ ये नल हाइपोथेसिस है हमारी। कोई बोलता है कि मैं मान लो कि कोई बोलता है मैं कम से कम 10 चपाती खा सकता हूं, कम से कम, ये नल हाइपोथेसिस हुआ। कम से कम 10 यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 10। राइट, नल हाइपोथेसिस में हमेशा इक्वल का साइन जरूर आएगा, अच्छा, है ना। देखिएगा एक ग्रेटर के साथ भी इक्वल आया, अल्टरनेट हाइपोथेसिस में इक्वल का साइन नहीं आएगा कभी भी। देखिए नॉट इक्वल कर दिया यहाँ, और इसका अल्टरनेट बनेगा
समझ में आ रहा है? ओके, ठीक है। उसका ऑल्टरनेट बनेगा नॉट इक्वल टू 10, राइट? हाँ, इसका तो नॉट इक्वल टू, ये टू टेल है, ये दोनों तरफ डिफरेंस हो सकता है मीन के, इस तरफ भी हो सकता है, इधर भी कम हो सकता है, इधर ज्यादा हो सकता है उससे। साइकिलिंग का जो वो क्लेम कर रहा है ना, 50 किलोमीटर में चलाता हूँ एवरेज, तो वो 50 किलोमीटर से ज्यादा भी आ सकता है सैंपल में, ऑब्जर्वेशन में, और उससे कम भी आ सकता है, संभावना है। दोनों नॉट इक्वल का मतलब ये होगा ना, यस। भाई ज्यादा भी कम भी दोनों हो सकता है। पर यहाँ जो क्लेम कर रहा है कि मैं कम से कम 10 चपाती खाता हूँ, तो ठीक है भाई, हम उसकी बात को स्टेटस को कर रहे हैं, पर उसका जब चैलेंज देंगे तो भैया वो 10 से कम खाता है, झूठ बोल रहा है, 10 खाता है, 10 से ज्यादा खाता है। गॉट इट? तो हमने उसको चैलेंज किया ना, चैलेंज हमेशा अल्टरनेट हाइपोथेसिस से करेंगे। ओके, गॉट इट? समझ में आ गया? यस भाई सर। ग्रेटर देन इक्वल टू तो उसका ये है, तो इसका अपोजिट ही होगा ना, ये यस, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं हमेशा। हम्म ठीक है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक थ्योरीज हैं, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक मैं आपको रिसेंट एग्जांपल है ये, मैगी के साथ हुआ था। या आप लोगों को मालूम होगा, जो लीड का लेड जो था, सॉरी लीड नहीं, लेड जो था, उसके ऊपर इशू आया था इनका, काफी सेल इनकी, काफी इनका स्टॉक बेकार हो गया। देखिएगा, हम बताते हैं इसमें नल हाइपोथेसिस क्या है। गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडीज हैव स्पेसिफाइड दैट द मैक्सिमम परमिसिबल अमाउंट ऑफ लेड in any food product is 2.5 parts per million, मतलब 2.5 ppm होना चाहिए मैक्सिमम, है ना। इफ यू कंडक्ट टेस्ट ऑन रैंडमली चूजन मैगी नूडल सैंपल्स, आपने अलग अलग स्टोर से सैंपल लिए, वो तो करोड़ों की तादाद में बनता था डेली, तो आप सब पे तो नहीं कर सकते ना, तो आप गए जहाँ रिटेल्स में, और आपने अलग अलग शॉप से कुछ सैंपल्स ले लिए, 100 ले लिए, 500 ले लिए, 1000 ले लिए, और उसमें ये लेट का आपने कंटेंट चेक किया कितना है ना, फ्रॉम द मार्केट, व्हाट वुड बी नल हाइपोथेसिस इन द केस द एवरेज लेट कंटेंट इज लेस देन और इक्वल टू 2.5। भाई मैक्सिमम बोल रहा है ना वो, तो आप क्या लिखेंगे नल हाइपोथेसिस में, यदि सिंबॉलिकली मैं बताऊं, भाई मैक्सिमम तो स्मॉलर देन इक्वल टू, यही लिखेंगे। आ रहे सभ्य जी, समझ में आ रहा है आपको? हाँ सर। मतलब अपन यही लिखेंगे ना, मैक्सिमम परमिसिबल, तो क्या हुआ है, मैक्सिमम यानी इससे ज्यादा नहीं, और अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या लिखेंगे, डज इट मेक सेंस टू यू? या तो यहाँ मैंने ये लगा था, एवरेज लेट कंटेंट इज लेस देन और इक्वल टू 2.5, लेस देन इक्वल टू 2.5। अब द नल हाइपोथेसिस इज द स्टेटस को, नल हाइपोथेसिस हमारी भैया मान रहे हैं, द एवरेज लेट कंटेंट इज विद इन द अलाउड लिमिट ऑफ 2.5। जो हम सैंपल लिए हैं उसका एवरेज जो लेट कंटेंट है वो 2.5 के अंदर आनी चाहिए, तभी एक्सेप्ट होगी नल हाइपोथेसिस, अदरवाइज रिजेक्ट हो जाएगी, ज्यादा हुआ तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगी। गॉट इट? क्या बोलते हैं? अब नल एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस देखें। गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडीज है स्पेसिफाइड द मैक्सिमम परसेंट अमाउंट लेड इन द फूड प्रोडक्ट, ये तो व्हाट वुड बी द अल्टरनेट है, ये मैंने दोबारा कर दिया शायद, यहाँ नीचे लिखना था मुझे। The alternate hypothesis is the opposite of null hypothesis. Since the null hypothesis that the average lead content less than or equal to 2.5, the alternate hypothesis would be that the average lead content is more than 2.5, जो मैंने यहाँ लिखा है उसी चीज को मैंने एक्सप्लेन किया, डबल बार हो गया कॉपी पेस्ट।
ठीक है, यहां तक समझ में आ गया आपको? छोटी छोटी मैंने एग्जाम्पल दिए हैं समझने के लिए। एनी डाउट यहाँ पे? नो सर। है ना भाई, जो स्टेटमेंट है हमने उसको कैसे कन्वर्ट किया वो मैं बताऊं। कन्फ्लिक्टिंग हाइपोथेसिस क्रिमिनल ट्रायल एग्जाम्पल में यदि हम देखें, इससे बहुत अच्छे समझ में आता है, इसलिए एग्जाम्पल भी मैंने इंक्लूड किया। नल हाइपोथेसिस, डिफेंडेंट इज इनोसेंट, यही मानता है जज। अब जैसे सबूत आते हैं ऐसे वो उस तरफ जाता है, पहले से नहीं दिमाग में डिसाइड कर लेता कि नहीं यार ये साला चोरी है। पहले तो भैया जो है वो इनोसेंट है ना, हमेशा जज वहीं से स्टार्ट करता है। जैसे जैसे सबूत जिस तरफ होते जाते हैं उस तरफ वो झुकता जाता है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, डिफेंडेंट इज नॉट इनोसेंट, जो सरकारी वकील है वो तो यही कोशिश करेगा कि भाई अल्टरनेट हाइपोथेसिस में भी प्रूफ हो जाए, भाई इनोसेंट नहीं है, गिल्टी है। तो यदि हमारी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होती है तो वो गिल्टी पाया जाता है, इनोसेंट नहीं पाया जाता है ना। और फेलर, रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस और फेलर टू रिजेक्ट, हम ये नहीं बोलते हैं कि अल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गई, हम ये बोलते हैं रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस। और यदि आपकी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं हुई है, यदि वो रिजेक्शन हो गया नल हाइपोथेसिस का, तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गई। हम ये नहीं बोलेंगे कि एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस, हम बोलेंगे रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस। बात वही हुई है ना, तो वो गिल्टी हुआ। यदि हमारी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गई तो हम क्या बोलते हैं, एक्सेप्ट हो गई, तो हम ये नहीं बोलेंगे एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस, हम बोलेंगे फेलियर टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने में हम फेल हो गए, रिजेक्ट करने में फेल हो गए तो एक्सेप्ट कर लिया हमने। पॉइंट को समझिएगा। फेलियर टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने में हम फेल हो गए इसलिए वो एक्सेप्ट हो गई, यही मतलब हुआ ना, नॉट गिल्टी हो गया वो। हम ऐसे लिखते हैं हमेशा। हाँ, ये कंसेप्ट को ध्यान में रखना, फेलियर ऑफ रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस नॉट इक्वल टू एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस। का मतलब ये नहीं कि आपने नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट कर लिया, आप फेल हो गए उसको रिजेक्ट शो करने में। आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट शो करने में फेल हो गए, वो माना जाता है। एक्सेप्ट नहीं बोलेंगे कभी भी, मतलब अब बोल देते हैं हम लोग जनरल टर्म, नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रही है और ये फलाना, वो जनरल बोल देते हैं, बट द मेन ये होता है फेलियर टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस को मतलब जो गुड प्रैक्टिस में ये बोला जाता है, जनरली बोल देते हैं हम लोग कि वो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुई या रिजेक्ट हुई, यही बोलते हैं हम लोग, बोलते हैं। पर ये बेसिक ये है उसके पीछे। आगे बढ़ते हैं, अभी और बहुत बहुत डिस्कस करेंगे, बहुत चीजें अभी क्लियर होंगी, जो भी नोट्स होंगी सब ओपन करेंगे। बहुत दिया है मैंने इसमें एग्जांपल्स वगैरह सब। You have seen examples where you could write the null hypothesis or status quo easily from the claim statement, like in the last question हमने देखा। अब हम बात करते हैं फ्लिपकार्ट की। फ्लिपकार्ट claimed that its total valuation in December 2016 was $14 billion। मैंने शायद मैंने इसका दिया नहीं नीचे, वो लिखना भूल गया मैं, कल उसमें कुछ और एड ऑन करने वाला था। चलिए, but in some instances if your claim statement has word like at least, at most, less than, greater than, इस तरह के वर्ड होते हैं, है ना भाई। इक्वल के अलावा अपन बोलते हैं कि देयर इज नो, मतलब हमारा जो, यदि आप डायरेक्ट क्लेम कर रहे हैं कि भाई मीन इतना है तो डायरेक्ट क्लेम इक्वल में जाएगा। एटलीस्ट होगा तो ग्रेटर देन इक्वल टू जाएगा, एट मोस्ट होगा तो स्मॉलर देन इक्वल टू जाएगा, लेस देन होगा तो स्मॉलर देन जाएगा, ग्रेटर देन होगा तो लेस देन होगा तो स्मॉलर
वाला साइन और ग्रेटर देन में ग्रेटर देन साइन. तो यू कैन नॉट फॉर्मुलेट द नल हाइपोथेसिस जस्ट फ्रॉम द क्लेम स्टेटमेंट. क्लेम स्टेटमेंट से आप हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट नहीं कर सकते नल हाइपोथेसिस, बिकॉज इट इज नॉट नेसेसरी दैट द क्लेम इज ऑलवेज अबाउट द स्टेटस को. वो स्टेटस को हो, है ना. So you can use the following rule to formulate the null hypothesis. को फॉर्मुलेट करने के लिए हमें ये रूल का उपयोग है. मैंने बताया अभी आपको थोड़ी देर पहले, हमेशा null hypothesis में इक्वल साइन होगा. ठीक है, आप देखिएगा इक्वल साइन है, इक्वल टू है, स्मॉलर देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू. अल्टरनेट हाइपोथेसिस में हमेशा ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, नॉट इक्वल टू. व्हाट इट? हाँ जी, ये पॉइंट समझ में आ गया आपको? हाँ, ऑल्टरनेट में ग्रेटर एंड स्मॉलर का भी साइन होता है. इट्स नॉट ऑलवेज नॉट इक्वल टू. नहीं, ग्रेटर होगा ना, ये मैंने अभी बनाया तो था पिछले उसमें मैडम. हाँ, वो बनाया था, बट वो एक ही बात है ना. ग्रेटर या स्मॉलर बोले या नॉट इक्वल बोले, सेम थिंग. नो, नहीं, व्हाई नॉट? अंतर. अगर कोई 5 रोटी खा सकता है, वो नल हाइपोथेसिस है, और अगर 4 खाता है तो भी इट इज नॉट इक्वल टू नल हाइपोथेसिस. कोई 6 खाता है तो भी नहीं है. तो हाउ डज इट मेक अ डिफरेंस कि हम देखिए मैं आपको इसी में बताता हूँ. कोई क्लेम कर रहा है कि मैं 10 रोटी खाता हूँ, तो वो टू टेल वाला कंसेप्ट है कि वो 10 से ज्यादा भी खा सकता है, 10 से कम भी खा सकता है. एकदम सैंपल ले तो वो बोला है कि मैं एवरेज जो है 10 रोटी खाता हूँ भैया. कभी 12 भी खा लेता है, वो ज्यादा भूख होती है 15 भी खा लेता है, कभी 8 ही खाता है, कभी 6 खाता है. व्हाट इट? समझ रहे पॉइंट को आप? तो यहाँ इक्वल टू का साइन, नॉट इक्वल टू का साइन आया. हाँ, यदि बोलता है कोई कि मैं कम से कम 8 रोटी खाता हूं. कितनी? कम से कम 8. तो ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा कि नहीं आएगा? कम से कम 8. क्या बोल रहा है? एटलीस्ट 10. तो ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा ना. अच्छा, है ना भाई. एटलीस्ट 10 बोल रहा है, मान लो अपन 10 ही ले लेते हैं. एटलीस्ट 10 बोल रहा है, 10 या 10 से ज्यादा रोटी खाता है, तो वन डायरेक्शनल हो गया ये. राइट टेल हो गई 10 से ज्यादा, राइट साइड टेल बनेगी इसकी. तो इसका अल्टरनेट क्या होगा? जो स्टेटस को है ग्रेटर देन इक्वल टू, इसका उल्टा क्या होगा? स्मॉलर देन होगा ना. हम इसको क्लेम क्या करेंगे? हम इसके अगेंस्ट क्या क्लेम करेंगे? भैया नहीं खाता है यार, 10 से कम खाता है, यही बोलेंगे ना. अंडरस्टूड. अब समझ में आया आपको पॉइंट? यस. ना इसी प्रकार से यदि कोई बोलता है कि नहीं यार वो तो जो है मैक्सिमम 8 मोस्ट 10 रोटी खा सकता है, 8 मोस्ट, तो स्मॉलर देन इक्वल टू साइन होगा स्टेटस को होगा. स्मॉलर देन इक्वल टू होगा तो वो बोलता है कि यार वो ज्यादा से ज्यादा 10 ही रोटी खा सकता है. अपन ने बोला नहीं यार ज्यादा खाता है, क्लेम यही करेंगे 10 से ज्यादा खाता है, तो ग्रेटर देन यूज करेंगे. गॉट इट? उसको रॉन्ग प्रूफ करने के लिए. गॉट इट भाई? आ गया समझ में संगीता? और अभी डिस्कस करेंगे, अभी बहुत एग्जाम्पल लाके बैठा हूँ मैं. पहले कंसेप्ट ही क्लियर करता हूँ उसके, कहीं से भी दिमाग में डाउट क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग होता है. तो इस टेस्ट में सिचुएशन 1 जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे वो यहाँ लिखा है. Flipkart claimed that its total valuation in December 2016 was at least $14 billion. At least में क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू जाएगा या नहीं? तो टोटल वैल्यूएशन ग्रेटर देन इक्वल टू $14 बिलियन. इक्वल साइन दिख रहा है यहाँ पे आपको? ये मैंने यहाँ इंडिकेट किया है ना. यही अपनी नल हाइपोथेसिस हुई. मैं आपको पहले हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन बता रहा हूँ, स्टेटमेंट कैसे बनाना है, क्या करना है ना, वो पहले समझ लें. यही इसलिए मैंने इसके बहुत से एग्जांपल दिए. इसका अल्टरनेट क्या बनेगा भाई? ग्रेटर देन इक्वल टू तो स्मॉलर देन होगा, सीधे सीधे ऑपोजिट ही होगा ना. यस. सो टोटल वैल्यूएशन इज स्मॉलर देन $14 बिलियन, नो इक्वल साइन. व्हाट इट? अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. अब आ गया आप लोगों को समझ में सबको? यस. है ना.
और देखते हैं सेकंड सिचुएशन. Flipkart claimed that its total valuation in December 2016 was greater than 14 billion. अब वो क्लेम कर रहा है कि ग्रेटर देन, एटलीस्ट और एटमोस्ट नहीं है. क्या बोल रहा है? ग्रेटर देन. तो ग्रेटर देन भाई ये नल हाइपोथेसिस के लिए तो यूज होता नहीं. होता है क्या? नहीं. तो यहां पर हियर द क्लेम कंटेन्स ग्रेटर साइन, है ना, मोर देन साइन. सो द नल हाइपोथेसिस सो कॉम्प्लीमेंट ऑफ द ओरिजिनल क्लेम. ओरिजिनल क्लेम की जो कॉम्प्लीमेंट होगा, कॉम्प्लीमेंट समझते हैं भाई, Alternate. जैसे 90 डिग्री अपन एंगल होता है, उसमें 40 डिग्री है तो उसका कॉम्प्लीमेंट होगा 50 डिग्री. तो इसका जो ग्रेटर देन का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? स्मॉलर देन इक्वल टू क्या होगा? तो हम वो नल हाइपोथेसिस लेंगे यदि वो क्लेम कर रहा है खाली वन साइडेड, इक्वल नहीं आ रहा है, ग्रेटर देन या स्मॉलर देन बोल रहा है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट हमेशा हम लोग नल हाइपोथेसिस में लेंगे. बात पॉइंट समझ में आया? हाँ, ओके. है ना. तो आप देखिएगा मैंने कॉम्प्लीमेंट लिया स्मॉलर देन इक्वल टू टोटल वैल्यूएशन, जो सेकंड वाला है नल हाइपोथेसिस, और फर्स्ट वाला अल्टरनेट हाइपोथेसिस. गॉट इट? Okay. एनी डाउट? यहां तक समझ में आ गया? अब और देखें, यहां अपग्रेड का मैंने एग्जांपल लिया है, आप अपने ऑफिस का भी ले सकते हैं कि जो कम्यूट टाइम होता है आने जाने का. अपग्रेड एम्प्लॉय टू एंड फ्रॉम ऑफिस एटलीस्ट 35 मिनट्स, है ना, कम से कम. एटलीस्ट यानी मोर देन इक्वल टू 35 होगा नल हाइपोथेसिस. Yeah. क्या होगा? Mhm. यहाँ लिखा है. एंड H1 इसका अपोजिट होगा. तो सिंपल सी बात है ना. ये मैं चीज पहले आपके दिमाग में क्लियर करना चाह रहा हूँ. मेरे ख्याल से सबको ये चीज क्लियर हो गई होगी, Yes, sir. है ना. अब हम बात करेंगे डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, वन टेल टेस्ट और लोअर टेल टेस्ट हुआ, अपर टेल टेस्ट हुआ, दोनों साइड का टेस्ट हुआ, हम इसकी बात करेंगे. अपर टेल टेस्ट या लोअर टेल टेस्ट कब होता है? डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, वन टेल टेस्ट, लोअर टेल टेस्ट. कोई आर्चरी के गेम में क्लेम कर रहा है कि मेरा 70 जो है कुछ रिकॉर्ड है, 70 का मेरा रिकॉर्ड है पॉइंट का, जो भी एवरेज आर्चरी स्कोर फॉर 5 गेम्स. तो उसने क्लेम किया है 70, मोर देन 70, कम से कम 70 का मेरा रिकॉर्ड है, कम से कम 70. तो म्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 70. ये वन टेल्ड और वो समझ में नहीं आ रहा. हाँ, वही 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 आ रहा है. इसीलिए अभी पर वो क्लेम कर रहा है कोई कि मैं 70 या उससे ज्यादा का मेरा स्कोर है, एवरेज स्कोर, है ना, आर्चरी का. और अपन देखते हैं कि जो अल्टरनेट होगा वो स्मॉलर देन आएगा. पहले तो इस चीज को क्लियर करें, H1 और H0. Yeah. अपन उसको झुटलाने के लिए बोल रहे हैं कि 70 से कम होगा. अब 70 से कम कितना होगा? यदि 70 से कम एक लिमिट तक होगा तो ठीक है, हम उसको मान लेंगे कि हाँ 70 की जगह वो 65 आया, उसका एवरेज हमने जब सैंपल लिया उससे हमने टारगेट हिट करवाए, और वो टारगेट हिट में वो 65 आया, 68 आया, 60 आया, तो एक लिमिट तक के तो सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं मानेंगे हम, और चलेगा वो कि हाँ यार ये सही बोल रहा है. भाई जब अपन ने मान लो उससे 10 बार मैंने टारगेट हिट करवाए, और 10 बार में कुछ बार उसने ज्यादा भी, कुछ बार कम भी स्कोर किया, 70 से ज्यादा स्कोर किया, कुछ बार उसने 70 से कम स्कोर किया, है ना. एवरेज जो स्कोर आया वो 70 से कम आया सैंपल का. पॉइंट समझिएगा. व्हाट इट? Yes, sir.
कई बार उसका 90 भी पहुंचा, कई बार स्कोर 85 भी पहुंचा, कई बार स्कोर 65 भी पहुंचा, कई बार स्कोर 60 भी पहुंचा। व्हाट इट, पर जो मैंने 10 बार उससे हिट करवाया उनके जो स्कोर आए एवरेज वो 65 आए। व्हाट इट, यस, वो 65 और 70 में क्या सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, ये चेक। और उसके लिए हम क्रिटिकल रीजन डिसाइड करते हैं। अभी उसी पे आएंगे हम कैसे डिसाइड करते हैं। यदि ये क्रिटिकल लिमिट के अंदर आ, इधर आ रहा है, लेफ्ट टेल में यहाँ कहीं भी आ रहा है, तो हमारी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट है। जैसे ही वो स्कोर क्रिटिकल लिमिट के इधर गया, मान लो ये क्रिटिकल लिमिट हमारी आई 40, एक हाइपोथेटिकल अभी सोच रहे कैसे निकालते वो बाद में बात करेंगे। 40 आई और हमने जो उसका एवरेज निकाला वो आया 35। कितना आया? 35 आया। हमने निकाला, मान लो जो एवरेज उसका, उससे 10 बार हिट करवाया, उसका जो एवरेज आया मार्क्स का वो आया 35 और हमारी क्रिटिकल लिमिट है 40। तो 35 तो इधर आ गए, क्रिटिकल लिमिट के अंदर आ गया, तो रिजेक्ट हो गया। मतलब हमारा जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो गया। ओके, मतलब अल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया कि म्यू इज स्मॉलर देन 70। नहीं यार, वो गलत क्लेम कर रहा है, 70 से कम है उसका एवरेज। ठीक है, गॉट इट। मतलब अगर बहुत ज्यादा लो हो गया देन क्रिटिकल रीजन में आ जाएगा। हाँ, और ये है ना? बहुत ज्यादा लो हमारा सब्जेक्टिव कॉल है। हाँ, तो वही चीजें हैं कि मतलब ये वन टेल है। वन टेल में जैसे म्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 70 लिखा है और म्यू, और जो हम अल्टरनेट ले रहे हैं म्यू इज स्मॉलर देन 70, तो लेफ्ट टेल में जाएगा ये, है ना? है तो ये राइट वन टेल, राइट टेल टेस्ट होता है, लोअर टेल टेस्ट कहलाता है ये। लोअर, इसका जो क्रिटिकल रीजन है वो लोअर टेल में आ रहा है। आ रहा है भाई, क्रिटिकल रीजन कहाँ आएगा? दोनों तरफ तो आएगा नहीं ना इसमें भाई। 70 से यदि वो ज्यादा, तो वो ऐसे ही क्लेम कर रहा है म्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 70, तो यहां तक अभी भी नहीं आना ना क्रिटिकल रीजन। आना है क्या राइट साइड में? बताइए आप क्या बोलते हैं संगीता भाई? वो तो क्लेम ही कर रहा है मेरा जो एवरेज है 70 से ज्यादा है, इक्वल है। तो राइट साइड में क्या क्रिटिकल रिजेक्शन हो सकता है क्या उसका? यदि उसका 90 होगा तो रिजेक्शन होगा क्या? यदि उसका 100 होगा या 500 होगा तो रिजेक्शन होगा क्या? पॉसिबल ही नहीं है राइट साइड में। रिजेक्शन तो उसका लेफ्ट साइड ही होगा। ओके, या ओके, तो लोअर टेल टेस्ट समझ में आ गया? रिजेक्शन जहां हो रहा है वही टेल मानी जाएगी, लोअर टेल। So, ये लोअर टेल और हायर टेल होता है या वन टेल एंड टू टेल होता है ना? हाँ, वन टेल टू टेल ही बोल, ये वन टेल, लोअर और हायर दोनों वन टेल है, एक ही टेल है। हाँ, और एक डबल टेल होता है जिसमें नॉट इक्वल इक्वल टू का साइन लेते हैं। वो दोनों तरफ रिजेक्शन हो सकता है, कम होगा, ज्यादा डिफरेंस कम साइड भी होगा तो भी रिजेक्ट होगा, ज्यादा साइड होगा तो भी रिजेक्ट होगा, इक्वल वाले कंसेप्ट में आगे अभी उस पे भी आएंगे। ठीक है सर। इसमें क्रिटिकल रीजन जो है वो राइट साइड में नहीं हो सकता? जब हो ही 70 नहीं सकता, बहुत ज्यादा खा ले तो ऐसा भी नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। ठीक है। अब आते हैं अपन अपर टेल टेस्ट। ये सब डायरेक्शनल हाइपोथेसिस कहलाती है, लोअर टेल अपर टेल। ठीक है, अब देखिएगा कि वो क्लेम कर रहा है कि मेरा 70 एटलीस्ट 70 है, मतलब एटमोस्ट 70, एटलीस्ट नहीं, एटमोस्ट 70। ओके, एटमोस्ट मतलब मेरा जो आर्चरी का जो स्कोर है वो 70 या उससे कम है, उसने क्लेम किया। वो अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रही है। ठीक है, अपन का नहीं है, 5 गेम खेल देखते हैं, ज्यादा होगा। व्हाट इट फाइन, समझ रहे हैं? उससे 5 गेम हमने खिलवाए और जो हमारा अल्टरनेटिव क्या होगा, H1 ग्रेटर देन 70। भाई उसका क्लेम है कि नहीं यार मेरा तो 70 से कम स्कोर है यार, 70 है उससे कम है ना? वो नल हाइपोथेसिस होगी। अल्टरनेट अपन क्या करेंगे, उसको क्लेम करेंगे नहीं यार 70 से ज्यादा है।
जो अल्टरनेट है उसी हिसाब से, उसी के सिंबल के हिसाब से ये ग्रेटर देन आया है, तो ये हो गया अपर टेल टेस्ट। रिजेक्शन रीजन तो यही आएगा, है ना। हमने 5 टेस्ट खिलवाए और उसका एवरेज आया 82, और आपका जो क्रिटिकल पॉइंट है वो 80 पे मान लो। अभी यहाँ पर कैसे निकालते क्रिटिकल पॉइंट वो आगे बात करेंगे। 80 पे, और जो उसका एवरेज आया वो 82 आया, तो कहाँ चला गया, रिजेक्शन रीजन में गया कि नहीं गया? रिजेक्शन रीजन में गया तो अपन ये बोलेंगे नहीं यार, उसका जो हमारा जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो गया, हो गया। मतलब अल्टरनेट हाइपोथेसिस हमारा एक्सेप्ट हो रहा है कि हाँ नहीं, उसका एवरेज जो है यार 70 के ऊपर है। ठीक है, व्हाट इट। हाँ, यदि मान लो हमारा सैंपल का मीन 80 से कम आता, 78 आता, तो हम मान लेते कि नहीं यार वो सही बोल रही है। व्हाट इट, यार उसका एवरेज जो है वो 70 है, उससे कम। ठीक है, अब देखिए, गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडी से स्पेसिफाइड द मैक्सिमम परमिसिबल, वही मैं बात बता रहा हूँ 2.5 ppm वाली नेस्ले की। If you conduct test on randomly chosen Maggi noodles samples from the market to see if its lead content is above the permissible amount of 2.5 ppm, what type of test this would be? आप देखिएगा कि यदि हम देखें कि हम ये if it lead content is above the permissible amount of 2.5 ppm, तो 2.5 से ज्यादा ppm है, या आप टेस्ट करना चाहते हैं कि इफ यू कंडक्ट टेस्ट ऑन रेंडमली चूजन मैगी नूडल सैंपल फ्रॉम अ मार्केट टू सी इफ इट्स लेट कंटेंट इज अबव द परमिसिबल अमाउंट ऑफ 2.5 ppm, तो आप क्या करेंगे? अपर टेल लेंगे, लोअर टेल लेंगे? अपन एबो की बात कर रहे हैं तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस का स्टेटमेंट हो रहा है, खाली ग्रेटर देन वाला। व्हाट इट, है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 2.5, यही हो रहा है ना। क्योंकि ग्रेटर इक्वल टू नहीं हो रहा, ग्रेटर देन हो रहा है। ये जो स्टेटमेंट है इस हिसाब से ये अल्टरनेट हाइपोथेसिस बनाएगा। इज एबो, कंटेंट इज एबो द परमिसिबल अमाउंट, एबो द का मतलब वो ग्रेटर देन, खाली इक्वल टू नहीं आया। सो द अल्टरनेट हाइपोथेसिस इन द केस यू वुड डेट द एवरेज लीड कंटेंट इज मोर देन 2.5। सो द, अब इसमें जो हमें इसका कॉम्प्लीमेंट हाइपोथेसिस को नल बनाना पड़ेगा, है ना। mu is smaller than equal to 2.5, this would be our alternate hypothesis. So the critical region would lie on the right side. critical region जो होगा वो अल्टरनेट है, अल्टरनेट के डायरेक्शन में ही क्रिटिकल रीजन आता है। मोर देन है तो राइट साइड में आएगा, अल्टरनेट मोर देन है अपना। पॉइंट समझ में आ रहा है? जो स्टेटमेंट वो दे रहा है, मतलब इसमें जो स्टेटमेंट पास किया है, अगर लोअर देन बोल रहा है तो हम उसको अपर केस में जाएंगे, मतलब उसका अपर लेवल चेक करेंगे। और अगर वो इक्वल टू बोल रहा है तब हम उसको उसमें लोअर देन में जाएंगे, नल हाइपोथेसिस मिलेंगे। अब ये स्टेटमेंट जो बोल रहा है ना, ये इज एबो, है ना। व्हाट इट इज एबो, एबो यानी ग्रेटर देन। सो म्यू इज ग्रेटर देन 2.5। तो इसमें इक्वल साइन तो नहीं आया, आया क्या बताइए आप? नहीं, तो ये कौन सी भाई, ये नल तो बन नहीं सकती, ये अल्टरनेट होगा, ये अल्टरनेट हुआ। अब नल क्या होगी? इसकी अपोजिट। सर इक्वल टू 2.5। अब कंसेप्ट क्लियर हो गया? यस सर। जो स्टेटमेंट है वो हमेशा स्टेटस क्वो हो, ये कंपलसरी नहीं है। इट डिपेंड्स whether it is equal, if there is equality then we could do it. तो यहां मैं यही बता रहा हूं कि the alternate hypothesis in this case would be that the average lead content is more than 2.5। ये अल्टरनेट अपन ने बना ली, है ना।
is more than 2.5. So the critical region would be lie on the right side of the distribution. जहां ये सिंबल होगा उसी साइड क्रिटिकल रीजन होगा. ये ग्रेटर देन है मतलब सीधे हाथ की तरफ बता रहा है, तो क्रिटिकल रीजन यहाँ होगा. गॉट इट? अल्टरनेट हाइपोथेसिस के हिसाब से डिसाइड होगा क्रिटिकल रीजन किस डायरेक्शन में होगा, राइट में होगा, लेफ्ट में होगा. Does that make sense to you? Yes. Okay. Yeah. तो ये अपर टेल है ना, इसको राइट टेल भी बोलते हैं. गॉट इट? अच्छा, ऑपोजिट ऑफ नल हाइपोथेसिस वाला एरिया, राइट? हाँ. So this would be upper tail test. So here you can notice that the alternate hypothesis formulated with more than. Alternate hypothesis हमने more than से formulate करी है ना. Okay. Which justify it being the right tail test है ना, जिसने justify किया more than the right tail test. Got it? ये मैंने बोला upper tail और right tail. Okay. Yeah. ये हो गया. The formulation analysis is alternate hypothesis determine the type of test and the position of critical region in the normal distribution है ना. ये normal distribution ही लेते हैं अपन हमेशा है ना. Normal है ना, बेल से इसमें डिसाइड करता है कि किस साइड जाएगा. तो अब क्लियर हो गया भाई? Yes. इसमें नीचे का स्टेटमेंट और पढ़ लेते हैं. You can tell the type of test and position of the critical region on the basis of sign in the alternate hypothesis. Alternate hypothesis के साइन के हिसाब से आप बता सकते हैं कि रीजन कहाँ जाएगा. अल्टरनेट में यदि नॉट इक्वल है तो दोनों साइड होगा. समझ रहे हैं रित्या जी? अब ऐसा होगा, हाँ, इधर भी होगा और इधर भी होगा. अगर ये एक समझ में नहीं ऐसे इक्वल नहीं ऐसे. ये अल्टरनेट हाइपोथेसिस के हिसाब से अपन डिसाइड करते हैं. सर इसी सिचुएशन में अप्लाई करके देखने को होगा क्या, मतलब अगर इसका इसमें नहीं स्टेटमेंट होगा चेंज किया ये. तो? हाँ, इसमें अपन ये चेंज करते हैं कि हम बोलते हैं कि भाई जो लेड है वो 2.5 नहीं है, वो बोल रहा है कि 2.5 है. हमारा लेड जो है वो 2.5 ppm है ना. तो म्यू इज इक्वल टू 2.5 हो जाएगा. ओके. या और म्यू1 हो जाएगा नॉट ये इक्वल टू. हाँ, H0 हो गया और H1 हो जाएगा नॉट इक्वल टू. तो नॉट इक्वल टू आएगा बोथ साइड में. भाई कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, दोनों तरफ रिजेक्शन होगा राइट. है ना. ये 2 टेल होता है. अब स्मॉलर देन H1 तो नेचुरली लेफ्ट साइड में जाएगा. ग्रेटर देन H1 राइट साइड में जाएगा, जैसे अपन यहाँ देखा. ओके. एनी डाउट नाउ? नहीं सर, क्लियर है. सर मुझे लीव करना होगा अभी. चलिए अपन आज मैं वही टाइम देखने के लिए इसको वो कर रहा था. मैं टाइम देख लूं. ये समझ में आया आप लोगों को? नहीं ये सर सर इसको समझना पड़ेगा, नहीं तो ये बहुत इजीली कंफ्यूज भी हो जाते हैं सर. ये टाइम लगेगा, इसलिए मैंने बहुत ज्यादा दिए हैं इसमें, अभी बहुत एग्जांपल दिए हैं क्या कि वो परफेक्ट. अभी मैं आपको असाइनमेंट भी दूंगा जिसमें आपको बताना है कि कौन सा क्या बनेगा. दे दीजिए सर जल्दी से. है ना. सर अभी एक असाइनमेंट ऑलरेडी दिया हुआ है ना. खत्म हो गया वो? नहीं, वो हाउसिंग प्राइस का. हाँ वो तो करना है. अब तो भाई अब ओवरलोड हो गया क्या. आज का तो जल्दी हो जाना चाहिए जो असाइनमेंट है, आई गेस. ओके, वाइंड अप करते हैं अपन. ये मैं भेजता हूँ आज आपको पीपीटी और ये दोनों चीजें. थोड़ा सा पीपीटी मुझे थोड़ा सा चेंज भी करना है, तो शाम तक भेज पाऊंगा मैं. ठीक है. ओके सर. वीडियो भेज दीजिएगा. हाँ वीडियो भेज दूंगा.